ये तो अच्छी खबर है ना, इतना मुंह क्यों उतरा हुआ है? रमशा ने सर उठाया, फिर सर झुकाए अपने बाउल में बेमकसद कांटा हिलाने लगी। क्या सोच रही हो मिशी? कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? शीजा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसे होले से दबाया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसे दूसरे हाथ के इशारे से समझाया। क्यों? तुम्हारे अब्बू मान गए? तुम 1 हफ्ते के लिए जा रही हो लाहौर अपनी कज़न से मिलने के साथ? तुम अपने खुदाद मामू से भी मिलोगी यार, और तुम्हें ये सब ठीक नहीं लग रहा? रमशा ने बेचैनी से हाथ हटाए। शीशा उसे नासमझी से देखती रही, फिर गहरा सांस लेकर उसकी बात बदलते हुए बड़े शौकीन से कहा, अच्छा छोड़ो, वैसे तुम्हारा भाई रहता है वहाँ, हाय हाय मिलने नहीं जाओगी उनसे? रमशा ने उसे आंखें दिखाई। वैसे यार, तुम्हें मोहब्बत भी होनी थी तो पूरे पाकिस्तान में हुई भी गुंडे से। रमशा ने उसे संजीदगी से देखा। यार वैसे बंदा कमाल का है, बोलता बड़ा जबरदस्त है, मगर उसका बोलना आपके सारे खानदान का खून जला कर रख देता है। तुम पता नहीं किस पर गई हो, उसको देखते ही फिदा हो गई। बात उसके देखने की नहीं थी, उसकी शख्सियत और दिल की थी। और कोई भी इतने करीब से देख ले तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। या शायद ये सिर्फ मेरी नज़र है, जिसमें सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ ही नजर आती हैं। वो खुद से बोलते हुए उसे देखने लगी और ताज्जुब से सर हिलाने लगी। यार अब तो बता दो, ऐसी कौन सी बात थी जिससे देखकर तुम्हें उस बात से मोहब्बत हो गई? क्या क्या बात नहीं थी उसमें? एक पंच उससे बड़ी सी बोरिंग नुमा बॉक्सिंग बैग को मारा, उसमें से कराहने की आवाज़ निकली। उसके हाथ पट्टियों में बंधे हुए थे। वह मुसलसल पागलों की तरह उस पंचिंग बैग को मार रहा था। वह सीने से शराबों, बिना शर्ट के गीले बाल माथे पे आए, सूख आंखें समेत जिस्म में कई अनगिनत जख्मों के निशानों से वो कोई दरिंदा ही दिखाई दे रहा था। एक जुनून था जो उसके सर पे सवार हुआ था। बैग पे जगह जगह खून के धब्बे दिखाई देने लगे थे। अभी थोड़ी देर पहले ये आया था। खामोशी से पट्टियों को अपने हाथों में लपेटे वो सपाट नजर तमस्सुर मुस्कुराहट से उस बड़े से बैग को देख रहा था। उसके लब भींचे हुए, सेरलब कुछ कहते हुए वो आगे बढ़ा और उससे जोरदार पंच मारा। उसके पंच में ताकत थी, मगर पंचिंग बैग भारी था और वो तब से मारे जा रहा था। यहाँ तक कि कराने की आवाज़ें जो उसकी मुसलसल मार से उस बैग से निकल रही थी वो भी बंद हो गई। खून अब खुदरी जमीन पे बूंद की सूरत टपकने लगा कि पीछे खड़े अरहम को बिलाहिर बोलना पड़ा। बस करो, इतना काफी है, वो मर जाएगा। सिकंदर ने जैसे सुना नहीं, वो मारता चला गया। इस वक्त सिकंदर की हालत किसी भूखे शेर की मानिंद थी और उसे छेड़ना इस वक्त मुनासिब नहीं था। और हमने एक बार उसे रोकने की हिम्मत की थी। उसे पता था दूसरी बार बोलेगा तो यही पंच उसके मुंह पर आएगा। जब वो अपने काम से फारिग हुआ तो अपने चेहरे पर हाथ फेरता, अपने बालों को पीछे करते हुए उससे अपने हाथ जोर से झटके। बाईं जानिब के टेबल पे पड़ी बड़ी सी पानी की बोतल को उससे उठाया, कैप को हटाते हुए बोला, ले जाओ इसे, मारा नहीं है उसे, बेचारा बॉक्सिंग सेशन से थक गया होगा। इसकी खूब हाथ दरवाजा करो, फिर कुछ दिन बाद छोड़ देना, और याद रहे सब कुछ इसका सलामत रहे सवाए इसकी जुबान के, क्योंकि अगर ये आगे से कुछ फूटा ना तो तुम सबकी हेर नहीं। इतना कहकर उससे पानी की बोतल पीने की बजाय अपने ऊपर उंडे ली और हम खामोशी से सर को खम देते हुए सामने खड़े गार्ड्स का इशारा करने लगा। कौन सी बात पर उसको देखकर मोहब्बत नहीं हुई थी मुझे? रमशा ने दिल में कहते हुए अपनी उस कलाई को देखा था। शीशा ने उसे फिर उसकी कलाई को देखा। ये मैंने गौर किया है, जब जब उन साहब का जिक्र होता है तुम इस कलाई को देखने लग जाती हो। एक मिनट, ये तो वही कलाई है जहां तुम्हें सांप ने काटा था, मगर उस चीज का इससे क्या कनेक्शन? रमशा ने सर उठाया तो उससे बताने का फैसला किया। आखिर को शीशा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। जब सब कुछ पता था तो छुपाने का क्या फायदा था? आहिस्ते से उसे जुबान खोली। स- 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 मिश, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तकलीफ होती है। रमशा ने नफी में सर हिलाया। सिक्कत, आंखों में पानी आने लगा। दर्द ने बचाया था? व्हाट यू मीन सिकंदर भा ने उस दिन तुम्हारी जान बचाई थी? और वो 4-5 यूनी की बदतमीज सड़कों को भी सबक उन्होंने सिखाया था? रमशा ने सर अस्वाद में हिलाया। ओह माय गॉड, तो ये वो शख्स था सिकंदर भा। तभी मैं कहूँ रमशा, तुम्हें उससे तूफानी किस्म की मोहब्बत कैसे हुई थी? क्योंकि उससे वीरान अंधेरे जंगल में तुम्हें बाहिफाजत होटल पहुंचाया था। रमशा वो पल सोचकर मुस्कुरा पड़ी थी। और बीबी,
आइंदा अकेले बाहर निकलने की गलती मत कीजिएगा। ये दुनिया दरिंदों से भरी है। हर कोई सिकंदर भा नहीं होता। और सुबह जाकर टीके लगवा लेना, एहतियात के तौर पर। और हाँ, ये जैकेट रखो, पल के दे दो, कोई तुमसे सवाल भी कर सकता है। ओ मैडम, अब फिर उसके ख्वाबों में चली ना जाना। मुझे उसके ख्वाबों में नहीं, उसकी ज़िंदगी में जाना है। मगर ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। वो प्यारा सा शख्स मेरे नसीब में मर कभी नहीं आ सकता। दिल ने कहा था, लब और दिमाग इस मामले में खामोश थे। दिल अजीब होता है, अजीब चीज़ों की तमन्ना करता है। बाज़ तमन्नाएं नाकाबिल कबूल होती हैं मुआशरे के लिए, और उन्हीं तमन्नाओं में से एक तमन्ना थी रमशा का सिकंदर का होना। ये आप क्या कह रहे हैं फारूक बेटा? जमाल अजीम ने जैसे उसकी बात सुनी तो एकदम हैरत ज़दा रह गए। अंकल, आपने खुद बताया कि सिकंदर की कमजोरी सिर्फ और सिर्फ उसकी भांजी है, बख्तावर आलम। तो मैंने कहा उसकी कमजोरी पकड़ लेते हैं। ऐसी कौन सी बात कह दी मैंने? सिकंदर हमारे काबू में तब आएगा अंकल, जब हम बख्तावर को काबू में करेंगे। वो उसकी खातिर अपना सरेंडर कर सकता है। वो खामोशी से उसे तकने लगे, फिर गला खंगारते हुए बोले, सिकंदर ने आग लगा देनी है बेटा, वो बहुत ताकतवर आदमी है। कानून से ज्यादा ताकतवर नहीं होगा अंकल। फारूक तेजी से बोला। उससे 3 पत्ते टेबल पर रखे और मुस्कुराया। कानून से बढ़कर कोई ताकत नहीं, मगर कानून की ऐसी तैसी करने वाला भी सिकंदर है। क्यों जावेद मियाँ? जी सर। मोहतब अंदाज में खड़े हुए उससे होले से मुस्कुराते हुए सिकंदर को कहा, सिकंदर ने किसी भी खेल में मात नहीं खाई, तो ये कानून की रखवाली क्या चीज़ है? चूंटी है, बस चले तो मसल के रख दूं। लाल रंग माँ से भरी ग्लास को उठाते हुए उससे लबों से लगाते हुए कहा। सामने बैठे एसपी हन्नान उसके 4 पत्ते पड़े गहरी कश्मकश में सिकंदर के गिरे हुए पत्तों को दिख रहा था। फिर हार मानने वाले अंदाज में उससे फेंक दिए पत्ते टेबल पर। 3 जोकर और 1 क्वीन। सिकंदर ने अफसोस से सर हिलाते हुए खालिस ब्रिटिश एक्सेंट में कहा, ओह यू पुअर थिंग। है, छोड़ो, रेड वाइन पियो। नदीम भाई हाथ हमारे लिए पेरिस से लाए थे। किस सिलसिले में बुलाया था भा? हनान ने हाथी संजीदगी से कहा, भाई, जुआ खेलने के लिए, खुद को एहसास दिलाने के लिए कि मैं कभी नहीं हार सकता। क्या लॉजिक। बिना पैसे की गेम को जुआ नहीं कहते सिकंदर। सिकंदर ने सिगरेट अपने लबों से लगाकर लाइट ऑन किया, होले से मुस्कुराकर उसे सिगरेट जलाई। तुमसे किसने कहा कि जुआ सिर्फ पैसों से खेला जाता है? मतलब कि मेरे भाई। टांगों को टेबल पर रखते उससे गहरा कश लिया। बिना मकसद के तो मैं कभी नहीं खेलता। मेरा टाइम तो तुम जानते हो बहुत कीमती है। ये जो अकड़ है ना अंकल, यूं 2 मिनट में हवा में उड़ जाएगी जब हमारे हाथ में बख्तावर लगेगी। उससे अपने सगे बाप का लिहाज नहीं बेटा, तो वो कहाँ परवाह करेगा। ये क्या बात हुई? अभी आपने कहा भांजी में उसकी जान है, किसी की निगाह उसकी तरफ उठने नहीं देता। हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड उस बच्ची के सर पे होते हैं। बाप से तो वो नफरत करता है, मगर अपनी माँ जाई से तो नहीं करता। वो उसकी बहन की बेटी है। मुझे बहन नहीं याद, मगर उसी बहन की खातिर सिकंदर ने पापा से बगावत की थी। सिकंदर तुम्हारा कत्ल भी कर सकता है फारूक। आई डोंट केयर। अगर मेरे कत्ल से वो जेल की सलाखों में हमेशा हमेशा के लिए बंद रहता है, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जेल। एक जबरदस्त कहका लगाते हुए उसे हन्नान को देखा, जिससे हारने के बदले में उसे इंफॉर्मेशन फराहम की थी, और इतला सुनकर तो उसकी हंसी छूट गई। हंसो मत सिकंदर, संजीदा मामला है। वो तुम्हें बर्बाद करने पे तुले हैं और तुम यहाँ हंस रहे हो। पूरी प्लानिंग है, और उसमें तुम्हारा सतीला भाई फारूक भी शामिल है। जस्टिस को चैलेंज नहीं देना था तुमने। वो हंसते हुए रुका। हाय, हम तो कब के बर्बाद थे, और कितना बर्बाद करोगे हमें? क्या बिगाड़ सकते हैं वो मेरा? ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्टूपिड सा केस सर पर थोप कर जेल की सलाखों में डाल देंगे, मगर कितने दिनों तक? पेशी आने से पहले हम आउट हो जाएंगे। कितनी बार उन बच्चों को ट्रेलर दिखा चुका हूँ, पूरी फिल्म के लिए मरे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सिकंदर कोई भी शख्स ट्रेलर देखने में दिलचस्पी नहीं लेता, उसे पूरी फिल्म चाहिए होती है। और तुम उन्हें पूरी पिक्चर मुफ्त में फराहम कर रहे हो अपनी हर हरकत से। अगर सिकंदर ने तुम्हारी बहन को उठा लिया तो फिर क्या करोगे? 1 मिनट के लिए तो फारूक दंग रह गया। उससे इस बारे में नहीं सोचा था। मैं अपनी बहन को पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा। सिकंदर को चैलेंज करोगे तो उसके लिए हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो जाती। उससे खुद कहा था नामुमकिन लफ्ज़ उसकी डिक्शनरी में नहीं है। फिल्म तो दिखाएंगे, बहुत शौक से उन्हें, मगर मुफ्त में नहीं। सारी जिंदगी उस फिल्म को याद करेंगे, खून के आंसू रोएंगे, देखना तुम। सिगरेट को एशट्रे में मसलते वो ठंडे लहजे में बोला,
अब चाहे डीएसपी रऊफ आ जाए या इंटेलिजेंस ऑफिसर, सिकंदर का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और उसे रोक नहीं सकेंगे मजीद तबाहियां फैलाने से। जावेद, मेरी कराची की फ़्लाइट बुक करवाओ। सुना है वहां से माल आ रहा है, देखा हूं। और हनान, चेकिंग स्पॉट से तुम्हारे जानने वाला, क्या नाम है उसका? रज़ा? हाँ, उसे कहना हमारी गाड़ी आराम से पास करवाई जाए। 1-2 बंदे और माल को टिकाने लगाना है। बहुत महंगा माल है, पूरे 2 करोड़ का। ठीक है। मुझे पता चला आप घर से बाहर गई थी, वो भी अकेले। किससे पूछकर? सिकंदर की तेज आवाज पर भक्त का मुंह फूल गया। मामा, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। चुप। एकदम उसकी ऊंची आवाज पर भक्त उछल पड़ी। तुम्हें पता है मेरी जान निकल गई थी जब मुझे खबर मिली कि तुम घर पर नहीं हो, और तुम सब स्टाफ को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ निकल पड़ी। टहलते हुए वो एक नजर भक्त के झुके हुए सर को देखकर कह रहा था, मामा गलती होगी, सॉरी, आइंदा नहीं करूंगी। बख्त, इस बार की सॉरी कबूल नहीं करूंगा। सिकंदर ने उंगली उठाकर सख्त लहजे में कहा, आप इतनी पाबंदी क्यों लगाते हैं मुझ पर? वो कहना चाहती थी मगर मामा इतने अपसेट थे, ऊपर से उनका जलाल से भरपूर रूप देखकर उसकी कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। लाड का तो कोई सीन ही नहीं था। अब बताओ मुझे, क्यों गई थी तुम बाहर? गोलगप्पे खाने थे ना? मना जो करता हूं मैं। तुम्हें पता है इमली से एलर्जी है तुम्हें, सांस का मसला हो जाता है। भले के लिए मना करता हूं मगर नहीं, मोहतरमा ने वही काम करना है जिससे मामा को दुख हो। मामा ऐसी बात? सिकंदर ने गुस्से से उसकी बात काटी। बख्तावर, इस वक्त बीच में मत बोलो। तुम्हें एहसास भी नहीं है कि मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र है। मैं तो अभी एक फैसला करने वाला था, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज दूं, मगर तुम्हें अपने आप से एक पल भी दूर करने का सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि। वो रुक गया। वो उसका नाम लेना चाहता था मगर किसी सोच के तहत वो एकदम चुप हो गया था। एकदम खुद को कंपोज करके गला कंकाटते हुए उसके साथ बैठा। बख्तावर की आंखें भीग गईं। सिकंदर ने उसे देखा तो उंगलियों की पोरों से उसके आंसू साफ किए। इतनी सी बात थी, आप मुझे डांटने लगे? बंदा प्यार से समझाता है मामा। जब से जेल से वापस आए हैं आप सख्त हो गए हैं। वो हिचकी लेते हुए कहने लगी और अपनी गाल रगड़ने लगी। सिकंदर ने सर तासुब में हिलाते हुए उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाए और उसके सर पर प्यार किया। मेरा बच्चा, मैं डांटू नहीं तो फिर क्या करूं? मेरी पूरी दुनिया हो तुम, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी दोस्त, मेरी कमजोरी, सब कुछ तो तुम हो। तुम्हारे अलावा मामा का कौन है? तुम ही तो हो जो तमाम तर खामियों समेत मुझे कबूल करती हो, मुझसे प्यार करती हो, वो भी बिना किसी गर्ज के। मेरी इज्जत करती हो और मेरा ख्याल करती हो। तुम्हें एक खरोच भी आ जाए तो मैं बर्दाश्त ना करूं। सबसे कीमती शय हो तुम। ऐसे कह रहे हैं जब बीवी आ जाएगी, अपने बच्चे होंगे तो कहेंगे कौन भक्त? बस आपको हुक्म चलाने के लिए मैं मिली हूं ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। वो नरूठेपन से कहते हुए सामने पड़े बॉक्स से टिश्यू पेपर उठाकर अपनी आंखें साफ करने लगी। सिकंदर होले से हंस दिया। तोबा, एक तो बीवी वाली रट कब खत्म होगी? तुम्हारी वजह से नहीं कर रहा मैं शादी, इसलिए नहीं कि सारी तवज्जो बीवी की तरफ हो जाएगी, बल्कि इसलिए कि मुझे यकीन है जितनी अच्छी लड़की से शादी कर लूँ वो तुम्हारे मामले में ज़रूर कोताही करेगी, और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अल्लाह अल्लाह मामा, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपकी इस बात पर लोगों ने कहना शुरू कर देना है मैं आपकी औलाद हूँ। भला कोई भांजी से इतना प्यार करता है? मैं करता हूँ, और तुम सही औलाद से भी बढ़कर हो मेरे लिए। अब खबरदार, तुमने बाहर इस घर से अकेले कदम उठाने की कोशिश की। जो चीज़ चाहिए मुंह से बोलो, तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। ये मैंने पूरी फौज डेकोरेशन पीस के लिए नहीं रखी। बड़ा जो बोलती हूँ। सर ने मना किया है, सर को पसंद नहीं है। मैडम पहले सर से पूछ लें, आपके लिए ठीक नहीं है, आप बीमार हो जाओगी। भला भला, ऐसी फौज से अच्छा है मैं खुद निकल जाऊं। बोलो क्या चाहिए, जो बोलोगी तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। अपनी बच्ची पे हर्ज नहीं करूंगा तो किस पे करूंगा? रहने दे मामा, एक भी बात पूरी नहीं कर पाए। बख्तावर, जो मैंने कहा है वो बताएं। सिकंदर की संजीदा लहजे पर बख्तावर ने अपना फ़ोन उठाया और गैलरी से पिक्चर स्क्रॉल करके उसके सामने दिखाया। ये लहंगा चोली मुझे चाहिए। सबिका की शादी आ रही है, मुझे उसकी मेहंदी पे पहनना है। सब डिजाइनर्स के पहन कर आ रहे हैं, मुझे इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स का चाहिए। सिकंदर ने तस्वीर देखी। एक फेमस डिज़ाइनर की खूबसूरत कलेक्शन में से बेस्ट पीस वक्त को पसंद आया था। पिंक लहंगा चोली थी और सिकंदर को कीमत का अच्छी तरह अंदाजा था। रस्सी घुमाकर उससे फ़ोन बंद करके उसे दिया और अपनी जेब से फ़ोन निकाला तो रुक गया। किसी अननोन नंबर पे आया मैसेज को खोलकर उसे पढ़ा तो उससे लब खींच लिए।
फिर इग्नोर करके उससे कॉल मिलाई। हाँ जावेद, बात सुनो। बख्तावर का साइज ले लेना नैनतारा से, और जो तस्वीर भेज रहा हूँ उसे कंपनी से उसका लहंगा बुक करवा देना, दुबई ब्रांच से। ओके, पैसे ट्रांसफ़र करवा दूंगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। उससे फ़ोन बंद किया तो नज़र घुमाकर भक्त के खुले मुंह को देखा। क्या हुआ? मामा, यू कांट बी सीरियस। मैंने तो ऐसे कहा था और आप। सिकंदर उठ खड़ा हुआ। उससे उसके सर को होले से दबक कर कहा। मेरी मोहब्बत पे तुम्हें ज़रा भी टोट नहीं होना चाहिए बख्त। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। चलो अब तैयार हो जाओ, बाहर चलते। फिर मैंने कल जाना है, और वादा करो मुझसे एक अच्छी लड़की बनकर रहोगी। भक्त की आंखें एक बार फिर खिली हो गई। बेसाख्ता उठकर मामा के साथ लगते हुए बोली, मामा आप बहुत अच्छे हैं। आई एम सॉरी मैंने आपको तंग किया। मेरा वादा है आपको कभी तंग नहीं करूंगी। आप थके हुए आए हैं, इसलिए जब वापस आएंगे फिर हम अच्छे से फुल डे स्पेंड करेंगे। आप अपनी अहम पार्टी को भी मिस ना करें। आर यू श्योर बच्चे? सिकंदर उमूमन इनकार कर देता फौरन, मगर जब से वो मैसेज आया था उसे पैगाम भेजने वाले को सेट करना था, इसलिए उसे कहा। बख्तावर ने सर अस्वाद में हिलाया। मैं परसों के टेस्ट की तैयारी करूंगी। एक दिन पहले पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। चलो दिल लगाकर पढ़ना। चलता हूँ, और हाँ, वक्त पर खाना खा लेना। ओके? ओके मिस्टर फ्रीक। ये मुनीर की फाइल डैड, इसका केस मुझे दिलचस्प लग रहा है। मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ, फिर लर्न। एकदम दरवाजे की दस्तक पर फारूक ने अपनी बात अधूरी छोड़ी। अदीज साहब ने अपनी ग्लास पीछे धकेली और दस्तक देने वाले को अंदर बुलाया। अचानक दरवाज़ा खुला तो उनका हैरत से मुंह खुल गया। उनका चेहरा देखकर फारूक को गर्दन मोड़नी पड़ी। देखा तो खूबसूरत चेहरे पर फैलती शैतानी मुस्कुराहट ने उन दोनों का इस्तकबाल किया। कैसे हैं जस्टिस साहब? लग रहा हूं ना मैं जेंटलमैन, दस्तक देकर इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होने वाला। नीवी शलवार कमीज के ऊपर काली लेदर की जैकेट पहने वो शान से अंदर दाखिल होता और कोई नहीं, सिकंदर भाई था। फारूक के आसाब तन गए, जबकि हदीज साहब के चेहरे के साफ यही बिगड़ गए। तुम अंदर कैसे आए? फारूक के सपाट लहजे पर सिकंदर रुक गया। दरवाजे से आया हूँ, और वैसे हदीद साहब, शरीफों के घरों में कोई सलाम दुआ का रिवाज नहीं है। वेरी सैड। मेरे घर में तो हर एक फर्द को सलाम किया जाता है। अरे, आप तो मेरे घर नहीं आए। मुझ बेचारे को अपने बाप का दीदार करना पड़ता है। वो चलता हुआ सामने वाले सोफे पर बड़े आराम से टांग पर टांग रखे हुए बैठ गया। फारूक का चेहरा सुर्ख हो गया। उससे मुठ्ठियां भींच ली। अरे छोटे मियाँ, आप इतने लाल भभूका हो रहे हैं, हैरियत तो है ना? दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए वो उससे फिर बाप के संजीदा चेहरे को देखने लगा। फारूक, बाहर जाओ तुम। अदीज साहब ने उसे फिर बेटे को देखते हुए कहा। नहीं बाबा, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, और तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो और यहाँ से जाओ। फारूक का बस नहीं चल रहा था। सिकंदर को यहाँ से निकालने में एक सेकंड न लगाए। सिकंदर हंस पड़ा, फिर जेब से सिगरेट की डब्बी निकालकर उसे दूसरी जेब में चेक किया, मगर कुछ हाथ ना आया तो उठा, फारूक के पास आया। फारूक उसे सख्त नजरों से तकते 1 मिनट ठटका। सिकंदर ने उसकी जेब में हाथ डालकर लाइटर निकाला। फारूक को झटका लगा। झटका तो हदीज साहब को भी लगा था। फारूक और सिगरेट नोशी। थैंक्स यार। उसे सिगरेट निकालकर मुंह में रखी और लाइटर से सिगरेट जलाया और फिर वापस मुड़कर उठकर बैठ गया। हाँ, तो हम कहाँ थे? अव्वल तो यार मैंने ऐसा कहा कि मुझे अकेले में जस्टिस साहब से बात करनी है, नहीं ना? और दूसरा यार, मैं बात थोड़ी करने आया हूँ, मैं तो चाय पीने का प्रोग्राम बना कर आया हूँ। रात को फिर मैंने पार्टी में जाना है। यू नो, शराब, लड़कियां, ट्रक माफिया के संग मौज मस्ती। तुमने चलना है छोटे? शरारती मुस्कान लबों पे सजाए उससे कहते हुए फारूक को आंख मारी। फारूक तेजी से उठा। सिकंदर, मेरा बेटा तुम्हारे इतना गलीज नहीं है, इसलिए ऐसी बकवास इसके सामने मत करो, वरना। अदीज साहब अब की बार गुस्से से चिल्ला उठे। सिकंदर ने गहरा कश लिया। ओके ओके, भला सिकंदर से ज्यादा कोई गलीज भी हो सकता है? आप शरीफ लोगों के आगे तो मैं कचरे का ढेर हूँ। धुआं आहिस्ता आहिस्ता फिजा में खुलता जा रहा था। शराफत भी कैसा अजीब लफ्ज है पापा। इसमें शर भी आता है और आफत भी, और ये शराफत मुझे रास नहीं आई। इसी बात का गम है ना आपको? सामने मौजूद उन सब की मुकम्मल तस्वीर को देखते हुए वो खोए लहजे में बोला। अदीज साहब के साथ साथ फारूक भी एकदम खामोश हो गया। है, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, काम की बात तो भूल ही गया। उससे सिगरेट एश ट्रे ना मिलने पर शीशे वाले टेबल पे मसली। माल आ रहा है मेरा, 2 करोड़ का। अब की बार उन दोनों को उसकी बात पे झटका लगा था।
उससे मुस्कुराकर उनके तंग चेहरों को देखा। अरे, ऐसे चेहरे क्यों हो गए? आपको तो पता है, कोई भी काम अपने घर वालों को बताए बगैर नहीं करता। इतना ऑनेस्ट हूँ। जुर्म करता हूँ तो डंके की चोट पर करता हूँ, डर कर छुप के भीगी बिल्ली की तरह नहीं। और ये माल कराची से आएगा और सीधा लाहौर के हर चप्पे पर बड़े पैमाने में बेचा जाएगा। अब मेरा काम था बताना। आपने जो करना है कर लो। मैंने आप लोगों का टाइम बचा लिया, जो आप लोग मेरी प्लानिंग का पता करवाने में ज़ाया करने वाले थे। अब मेरी कारकर्दगी एंजॉय करके देखिएगा। चलता हूँ मैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सुना है बाप की दुआ बड़ी लगती है। लाइटर फारूक की ऊपरी जेब में रखकर कहता वो चल पड़ा और फारूक जो गुस्से से उसके पीछे जाने लगा। क्या अदीत साहब की आवाज़ से उसे रोक दिया। रुक जाओ फारूक। वो हमारा खून जलाने आया था और वो अपना काम करके चला गया। फारूक ने मुठ्ठियां भींच ली, दिल में खुद को कहते उससे तय आ किया कि खून तो अब सिकंदर का चलेगा। हाय, तुम्हारे साथ शॉपिंग करके मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है कि मैं भी शादी अटेंड करूं, या मेरे भी किसी कज़न की शादी हो। मिशी, ये देखो, ये मैजेंटा कलर तुम पे खूब जचेगा। शीशा कपड़े को देखती अचानक एक ड्रेस कलेक्शन में से निकालते हुए रमशा से मुहाती हुई, जो दूसरी साइड पे खड़ी आईने में ब्लैक ड्रेस देख रही थी। उफ, काला ही देखती रहना, दो ड्रेस अभी काले खरीदे हैं। शादी हो रही है मोहतरमा, कोई मातम नहीं। रमशा ने टहल कर उसे देखा और आगे बढ़कर जोर से उसके बाजू पे हाथ मारा। शर्म करो, उसकी आंखें सब कह रही थी। काला काला, यार इतने सारे रंग हैं, एक तुम्हें पता नहीं इस काले रंग में क्या दिखाई देता है। सिकंदर, दिल ने बेसाख्ता कहा। जुबान इस हिसार से पाबंद थी। खामोशी से उसे रखते हुए ड्रेस हैंग करके उसका पकड़ा हुआ ड्रेस देखने लगी। अच्छा है, उससे कंधे उचकाते हुए उसे इशारे से बताया। प्लीज़ रमशा, ऐसे चेहरे ना बनाओ। ठीक है, मैं मानती हूँ आप मोहतरमा को काला रंग बहुत पसंद है, मगर हर फंक्शन में ये रंग पहनोगी तो लोग क्या कहेंगे कि बेबी को कोई और ही रोग लगा हुआ है। उसकी बात पर रमशा ने आंखें घुमाई। मॉल के अंदर ही है ना वो? ओके, किस फ्लोर पर? ठीक है। बंदे इधर उधर फिर रहे हैं ताकि किसी को शक ना हो। हाँ, वापस आ गया हूँ, 1 घंटे की मीटिंग थी। तुम्हें पता है इससे ज़्यादा मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। बस एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आ रहा हूँ। कहीं से खबर आई कि मेरी गाड़ी का पीछा किया गया है। कौन होगा? वही कुत्ते। अच्छा, अब रखता हूँ। और हाँ, जहांगीर को बता देना आज शाम की बजाय कल सुबह मॉल आएगा। ओके, ठीक है। फ़ोन जेब में रखकर वो अतराफ में नसें दौड़ाने लगा। वो इस वक्त ओशन मॉल में था। सुबह का वक्त था और वर्किंग डे में लोगों की तादाद काफ़ी कम थी। सिकंदर को ज़रा फिक्र हो गई, क्योंकि वो चाहता था कि मीटिंग क्राउडेड एरिया में हो ताकि किसी को शक ना हो और कोई उस पर नजर भी ना रख सके। अब वो सोच रहा था कि कहीं और मीटिंग रख ले, मगर फिर सोचा कि एक चैलेंज है उसके लिए, और चैलेंज से वो कभी घबराया नहीं, तो अब क्यों घबराएगा। मुस्कुराकर उंगली के इशारे से दूर खड़े उसके बंदूक को इशारा करने लगा और फिर लिफ्ट की तरफ बढ़ा। अल्लाह, कितनी कंजूस हो। पुलिस वाले कंजूस होते हैं, मगर तुम्हारे पापा की बजाय तुम कंजूस हो। भाई, इतने पैसे का क्या करोगी? 7,000 से ऊपर के कपड़े देखकर बिदक क्यों रही हो? इधर चलते हैं, अब रात का ड्रेस तुम यही लोगी। और खबरदार, काले रंग की किसी भी शय की तरफ आंख उठाई। शीशा उसका बाजू पकड़े उसे बड़े से डिजाइनर आउटलेट की तरफ इशारा कर रही थी। रमशा मुंह बनाए इधर उधर देख रही थी। जब उसकी नसें ठहर गईं, रमशा ने अपना हाथ हटाया और आगे चलकर बाईं जानिब देखने लगी। अरे, कहाँ जा रही हो मिश? शीशा ने रमशा को दूसरी तरफ जाते हुए हैरत से उसे पुकारा। आ गया हूँ इस फ्लोर पर। कहाँ हूँ? अब 15 मिनट हो गए हैं और मैं 1 घंटे से ज़्यादा कहीं नहीं ठहरता। मेरे और भी बहुत से काम हैं। ब्लूटूथ कानों में लगाए वो बाजू पीछे किए, इधर उधर निगाहें दौड़ाए आहिस्ता आवाज से बात कर रहा था। मुझे देखकर फौरन मत भाग जाना। मुझे शक, बल्कि यकीन है कि मुझे देख रहा है कोई। बाजू उठाकर उससे हंसपे मामूल अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा। मिश, रमशा एकदम उछली। उसे लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। दिल पे हाथ रखकर उससे शीशा को घूरा। वहाँ क्या है? किसे देखी जा रही हो? डोंट टेल मी, अब तुम्हें अपने इर्द गिर्द बाहर तो नहीं नजर आने लगा? रमशा ने हैरत से आंखें फैलाईं। अंदाज था कि तुम्हें कैसे पता। बीबी, होश में आओ, चलो, अब पहले ही देर हो रही है। फिर मुझे भूख लग जानी है, और जब मुझे भूख लगती है तो शॉपिंग गई बाहर में। रमशा ने एक बार फिर चेहरा मोड़कर देखा। उससे ज़रूर उसे देखा था, या वो उसकी सोच था। बहन, वो लाहौर में है, उधर जाकर देख लेना। अब चलो। या अल्लाह, कोई मशहूर स्टार होता तो मैं समझ जाती,
मगर ये मोहतरमा, चलो। वो उसे शॉप के अंदर ले जाने में कामयाब हो गई, मगर रमशा की निगाहें बार बार उसी तरफ जा रही थी जहाँ उसने उसे खड़े हुए देखा था। 5 से कम नहीं करूंगा मैं। उसकी बात पर सिकंदर ने अपने दांत जोर से पीसे। मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है, मगर 3 से ऊपर नहीं दूंगा। लेना है तो लो, नहीं तो इसी वक्त दफा हो जाओ, ताकि तुम्हारा खून करने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। सिकंदर, ये मॉल बैंकॉक से। सिकंदर ने लिफ्ट से निकलकर उसे खूनखार नसों से देखा। आगे से रद्द अमल दिखाने वाला था जब उसकी नज़र सामने सफ़ेद शर्ट वाले शख्स पर गई, जो एक दो बैग पकड़े उसी तरफ आ गया था। देखने में तो आम से आदमी था जो यहाँ शायद शॉपिंग करने आया था, मगर सिकंदर की तेज नजरों ने फौरन पहचान लिया था। ये पुलिस वाला है, क्योंकि उसकी चाल उसकी तरफ इशारा कर रही थी। दूसरा बाएं हाथ पे उसने बैग को हैंडल की बजाय कोने से पकड़ा हुआ था। उसके अंदर लाजमी गन थी, और वो ज़रूर सिकंदर की टांगों पर मारकर उसे रंगे हाथों पकड़ने आया था। चलो ना, रुक क्यों गए? सुभान ने उसको रुकते हुए पाकर कहा था। सिकंदर उसे इग्नोर किए आगे बढ़ा और उसी की तरफ आया। उस सफ़ेद शर्ट वाले शख्स से तासुआत सपाट थे, मगर उसकी आंखें चौंकाने वाली हो गई। सिकंदर उसको पास करके होले से धक्का देकर तेजी से कदम उठाने लगा। उस बंदे का बैग गिर गया, उसके हाथ से गन छूट गई। सुभान समझ गया कि ये पुलिस वाला है, तेजी से भागने लगा। उसका भागना सिकंदर के लिए गनीमत साबित हुआ। शिट। ऑफिसर रेहान ने तेजी से वॉकी टॉकी अपनी जेब से निकालकर गन उठाई। सिकंदर, दाएं जानिब क्या है, उसका पीछा करो। मैं उस बंदे को फॉलो कर रहा हूँ। जल्दी, मॉल से भागना नहीं चाहिए। आप जल्दी से मुहतरमा इस ड्रेस को ट्राई करो। रमशा ने भारी भरकम काम वाली मैक्सी देखी तो बोले बगैर न रह सकी। वो भारी आवाज सरगोशी नुमा सूरत में निकली थी। चुप, भारी की कुछ लगती। एमरल्ड कलर पहना कर ही रहूंगी, इतना सूट करेगा तुम्हें। देखना, रिश्तों की लाइन न लगी तो बताना, और वही लाइन बस सेक कर वापस चली जाएगी। रमशा ने दिल में सोचते हुए तमस्साना अंदाज से मुस्कुराते हुए सूट लिया। अब ऐसी गंदी वाली मुस्कुराहट न दो, आएगा और देखना, ना सिर्फ हाँ करेगा बल्कि तुम्हें उठवा भी लेगा। इतनी खूबसूरत जो हो तुम। रमशा उसकी पोंगी पे सिर्फ आंखें घुमा सकती थी और चेंजिंग रूम में चली गई। सिकंदर ने ग्लास डोर को होले से पुश करके अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि ये वही शॉप थी जिस पे सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं थी। आराम से मतवाजन चाल चलता वो इधर उधर देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। उससे मुड़कर देखा, एक वेल ड्रेस लड़की उसके सामने खड़ी उसे पेशेवर मुस्कुराहट उछालते हुए बोली। सिकंदर ने उसे देखा तो उस लड़की का चेहरा सफ़ेद हो गया। सिकंदर ने होले से हम देकर आगे बढ़ गया। वो समझ गया था कि उसे पहचान गई थी। आम शख्स थोड़ी था वो। कपड़ों की तरफ निगाहें दौड़ाते हुए उसने देखा वो पुलिस ऑफिसर उसी तरफ आ रहा था। डैम इट। उससे बड़बड़ा कर कहते हुए निगाहें दूसरी जाने फेरी और उस तेजी से बढ़ा। इस शॉप में शुक्र था लोग ज़्यादा थे, इसलिए उसको चेंजिंग रूम की तरफ जाते हुए किसी ने नहीं देखा।